जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान की मध्यस्थता हो गई फेल। ट्रंप ने ईरान संग समझौता खत्म करने का कर दिया ऐलान। शहबाज मुनीर माथे पर हाथ धरकर बैठ गए। दोस्तों, भारत की तरफ जा रहे जहाज पर अटैक के बाद अमेरिका ने पहली बार लिया बड़ा फैसला। कह दिया ईरान के साथ हम सीज फायर को खत्म करते हैं हॉर्मुज में। इन जहाजों पर अटैक पर भड़का ट्रंप। दोस्तों, कहा अब कोई समझौता नहीं चाहते, अब सीधा होगा वार। आपको बताएंगे कैसे। इस खबर के बाद मिडल ईस्ट में बर्बादी की आहट सुनाई देने लगी है, लेकिन चौंकाने वाली जानकारी आपको बताएंगे। एक तो भारत की ओर आ रहे इस जहाज पर किया गया अटैक, दूसरी ओर आज ईरान ने लौटाया इंडियन टैंकर को वापस। आखिर चाहता क्या है ईरान? अब सबसे बड़ा सवाल, हॉर्मुज को क्या फिर से चौक करेगा ईरान? अमेरिकी हमले के बाद कुवैत, यूएई, ओमान में मचा हाई अलर्ट। दोस्तों, उधर क्या फिर लौटेगी गैस तेल की किल्लत? बताएंगे हॉर्मुज में फिर छिड़े इस संग्राम का भारत पर क्या पड़ेगा असर। तो वहीं सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे, निजर हत्याकांड में भारत सरकार का हाथ नहीं। जी हां, माना कनाडा ने कहा कि ट्रूडो जो थे वो झूठा आरोप लगा रहे थे भारत पर। रियलिटी यही है कि इससे भारत का कोई रिलेशन नहीं है। बताएंगे अब क्या खुलासा हुआ है दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे सिंधु जल संधि पर जोर लगाने के बाद मुंह की खाली पाकिस्तान ने, उसकी अपील हो गई फेल। दुनिया के सामने पीड़ित बनने का दाव क्यों हुआ बेअसर? सबसे पहले बताएंगे, एक से एक बेहतरीन जानकारी बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत आगे से किसी को छेड़ता नहीं और पीछे से छोड़ता भी नहीं। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बेहद कड़ा और आक्रामक रुख अपनाते हुए ऐलान कर दिया है कि उनके लिए अब ईरान के साथ सीज फायर पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। तुर्की की राजधानी अंकारा में चल रहे नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अब ईरानी शासन के साथ किसी भी तरह का समझौता या बातचीत नहीं चाहते हैं। ये तीखी प्रतिक्रिया हॉर्मुज जल डमरू मध्य में 3 जहाजों पर हुए हमलों के बाद आई है, जिसका आरोप अमेरिका ने ईरानी सेना पर लगाया है। दोस्तों, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है कि जहाजों पर हमले के जवाब में अमेरिकी सेना ने बीती रात ईरान के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की। उन्होंने कहा कि हमने कल रात ईरान के बेहद खतरनाक तत्वों पर बहुत बड़ा शक्तिशाली हमला किया है। वे धोखेबाज और बीमार मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने अपने ही नागरिकों को प्रताड़ित किया है। ट्रंप ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए दावा किया कि वहां की सरकार ने अब तक प्रदर्शन कर रहे करीब 54,000 नागरिकों को मार डाला। ईरान को एक एविल देश करार देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया कि इस पूरे संघर्ष का अंतिम उद्देश्य तेहरान के परमाणु हथियारों का पूरे तरीके से खात्मा है। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका हर हाल में ईरान को परमाणु विहीन करके ही रहेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि हमने बीती रात उन्हें बहुत करारा सबक सिखाया है। मैंने उनसे साफ कह दिया था कि जब भी वे हम पर या हमारे सहयोगियों पर वार करेंगे, हम उसका दुगना जवाब देंगे। वे गंदे खेल खेलते हैं और सभी को निशाना बनाते हैं, जिसमें शायद मैं भी शामिल हूँ। हम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। यानी दोस्तों, पहली बार देखा जाए तो इस वॉर में ट्रंप ने भारत का समर्थन किया है। भारत की ओर आ रहे इस जहाज पर अटैक के बाद अमेरिका ने सही से बदला लिया ईरान से। यहाँ पर सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात यह है दोस्तों, आप देखिएगा कि अभी तक अयातुल्ला अली खामेनी का जनाजा, जो कि 3 से 7 जुलाई तक आयोजित किया गया था, जैसे ही 7 जुलाई यानी कल शाम तक उनका जनाजा खत्म हुआ, उसके जस्ट बाद ही ईरान ने जहाज पर अटैक किया। यानी कि ईरान भी तब तक रुका हुआ था जब तक अयातुल्ला अली खामेनी को दफन नहीं कर दिया गया। अब जब ईरान को पता चल गया कि भैया हम पूरे तरीके से फ्री हो चुके हैं, अब हम लड़ सकते हैं, तो फिर उसने जहाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अमेरिका भड़क उठा और उसने बढ़िया तरीके से रिप्लाई दिया ईरान को। लेकिन आपको बता दें, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कल अटैक के बाद आज भारतीय टैंकर को वापस लौटा दिया हॉर्मुज से ईरान ने, जो कि भारत को बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है। यहाँ से एक भारतीय टैंकर को ईरान ने वापस भेज दिया है। ईरानी सेना ने इस इंडियन टैंकर को हॉर्मुज पार नहीं करने दिया। दोस्तों, ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें, फिर एक बार हॉर्मुज में तनाव बढ़ चुका है। लेकिन वही जानकारी अब ये भी सामने आ रही है दोस्तों कि ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों पर बम
साथ ये है दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने भी अब जवाबी कार्रवाई करते हुए पलटवार किया, जिससे वैश्विक स्तर पर एक बार फिर गैस और तेल की भारी किल्लत होने और कीमतों में बेतहाशा वृद्धि की आशंका पैदा हो गई है। दोस्तों, अमेरिका के हमले के तुरंत बाद ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की जानकारी सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी हैं, जिसमें बहरीन और कुवैत शामिल है। बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट सायरन बजने की खबरें सामने आ रही है। दोस्तों, IRGC का दावा है कि उसने बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें बहरीन का ईजा एयर बेस भी शामिल है। IRGC ने बुशहर प्रांत के ऊपर अमेरिका के एक MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। वहीं कुवैत की सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से कई दुश्मन मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराने की पुष्टि की है। ईरान के शीर्ष वार्ताकार कलीबाफ ने स्पष्ट किया है कि धमकाने और जबरन वसूली का दौर खत्म हो चुका है, हम झुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस टेंशन के बीच, भारी तनाव के बीच अचानक शेयर बाजार क्रैश हो गया। शेयर बाजार में अचानक कोहराम मच गया। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को गिरावट के साथ खुलने के बाद आखिरी कारोबारी घंटे में बहुत बड़ा भूचाल आया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1900 अंक से ज्यादा, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 550 अंक से ज्यादा फिसल गया। दोस्तों, लार्ज कैप, मिड कैप से लेकर स्मॉल कैप तक हर ओर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट का सीधे ट्रम्प कनेक्शन नजर आ रहा है, जिन्होंने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया और इसके बाद ही मार्केट क्रैश हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या फिर से हॉर्मुज में छिड़े इस संग्राम के बीच क्या तेल और गैस के रेट्स बढ़ जाएंगे? क्या किल्लतें फिर बढ़ जाएंगी भारत में? क्या इसका असर पड़ेगा भारत पर? आपको बता दें, इन सब गतिविधियों के बीच भारत इस स्थिति को बहुत ध्यान से देख रहा है। भारत अपनी करीब 40% कच्चे तेल की आपूर्ति खाड़ी देशों से ही करता है, जो हॉर्मुज के रास्ते आती है। स्थितियां बिगड़ते ही एक बार फिर से तेल गैस की किल्लत हो सकती है। इसके अलावा यहाँ लाखों भारतीय काम करते हैं। ऐसे में अगर यातायात बाधित हुआ तो माल ढुलाई लागत, बीमा खर्च और तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, जो भारत में पेट्रोल, डीजल और महंगाई को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, ईरान पर से तेल बेचने का प्रतिबंध हटने की वजह से भारत को कच्चा तेल भी आसान दामों पर मिलने का रास्ता मिल गया था, लेकिन इस पाबंदी लगने के बाद तेल का एक सोर्स भी कम होने की आशंका है। भारत की ज्यादातर गैस कतर से ही आती है। ऐसे में किसी भी तरह की अशांति इसकी आपूर्ति में रुकावट पैदा करेगी। हॉर्मुज में जब युद्ध तेज था तब गैस की किल्लत भारत ने देखी है, और अगर हालात बिगड़ते हैं तो एक बार फिर से उसे इन्हीं हालात का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी और चौंका देने वाली जानकारी है हर किसी के लिए, जहां फिर एक बार मिडल ईस्ट में बर्बादी की आहट सुनाई देने लगी है। दोस्तों, इस समझौते के टूटने के बाद अगर किसी को बहुत बड़ा झटका लगा है तो वो है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान, जहां पूरी दुनिया में अपने आप को गा रहा था कि भैया हमने ही ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करवाया है, हम तो दाता देश है, हम तो सीज फायर करवाने वाले देश है, शांति धरता है, जिसने फिर एक बार पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी कि पाकिस्तान ने यह मध्यस्थता न्यूट्रल रहकर नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए सीज फायर करवाया था और पूरी दुनिया को बता रहा था कि भैया देखो हम तो शांति धरता है, हम शांति करने वाले देश हैं। उल्टा भारत ने ही हमको परेशान कर रखा है। सिंधु जल समझौते को रोककर हमको पानी नहीं दे रहा है भारत। अब आगे अगर कोई हम एक्शन लेंगे तो फिर इसका जिम्मेदार भारत होगा। ये कह कहकर ढोल पीट रहा था दोस्तों, जिसकी रियलिटी अब सामने आ चुकी है। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा क्या कहते हैं आप लोग। तो वहीं अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सबसे बड़ी खबर की, जिस जानकारी का था हर किसी को इंतजार, बेसिकली जिस दिन का था हर किसी को इंतजार, वो दिन आ ही गया दोस्तों। कनाडा की पुलिस ने खुद माना कि हरदीप निज्जर हत्याकांड में भारतीय अधिकारियों की भूमिका के बिल्कुल भी कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। जी हां, कनाडाई पुलिस ने कहा कि झूठे थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने झूठा आरोप लगाया था भारत पर। जी हां दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत के खिलाफ बेबुनियाद यानी बेसलेस आरोप लगाने वाले कनाडा को अब खुद असलियत माननी पड़ी है। कनाडाई पुलिस बोले तो RCMP ने स्पष्ट कर दिया है कि साल 2023 में हुई निज्जर की हत्या में भारत सरकार या उसके अधिकारियों के शामिल होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। यह बड़ा खुलासा तब हुआ है जब अमेरिका के न्याय विभाग ने हाल ही में सार्वजनिक किए गए अपने दस्तावेजों में बताया है कि निज्जर की हत्या के लिए जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेदार था। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगभग 3 साल पहले यह दावा किया था कि सुरक्षा एजेंसियां निज्जर की हत्या और भारतीय एजेंटों के बीच संभावित लिंक के विश्वसनीय आरोपों की जांच कर रही है। भारत ने उनके इन दावों को हमेशा बेतुका और प्रेरित बताकर खारिज किया था, लेकिन इसके
बावजूद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों में भारी तनाव आ गया था। अब रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की डिप्टी कमिश्नर लीजा मोरलैंड ने कनाडाई टीवी चैनल सीबीसी न्यूज को बताया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट की इस पूरी जांच और लगाए गए आरोपों में ऐसा कोई सुराग या सबूत सामने नहीं आया है जो ये बता सके कि इस हत्या में भारत सरकार के अधिकारी शामिल थे या उन्हें इसमें आरोपित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जांच अभी भी जारी है, लेकिन भारत सरकार को जोड़ने वाली कोई भी बात सामने नहीं आई है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा चलाए गए ऑपरेशन हर्ड बॉल के तहत ये साफ हो गया है कि निज्जर की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। पंजाब का रहने वाला 33 वर्षीय बिश्नोई लंबे समय से भारत की जेल में बंद है। अमेरिकी न्याय विभाग ने लॉरेंस बिश्नोई के अलावा उसके नेटवर्क के उत्तर अमेरिकी लीडर सतिंदर जीत सिंह उर्फ बॉल्डी बराड़, यूरोपीय लीडर रोहित गोदारा और सुखराज सिंह कंग को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। दोस्तों, इस हत्याकांड के बाद उस समय मौजूद यानी तात्कालीन कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो का बयान आया था। उसने कहा था कि कनाडाई अधिकारी इस हत्या में भारत सरकार के एजेंटों के शामिल होने के विश्वसनीय आरोपों की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं। उस समय भारत ने जस्टिन ट्रूडो के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उनके दावे को खारिज कर दिया था। दोनों देशों में तनातनी इस स्तर पर पहुंच गई थी कि वीजा जारी नियम सख्त करने और राजनयिकों को वापस बुलाने जैसे फैसले लेने पड़ गए थे। कनाडाई नागरिक निज्जर की पहचान उसके खालिस्तानी रुख के लिए थी। वो सिखों के लिए पंजाब को स्वतंत्र देश खालिस्तान बनाने का समर्थक था। वहीं अमेरिका ने कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई और सतिंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ पर गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद दोस्तों अब खुद ऐसी बड़ी जानकारी और बड़ा खुलासा सामने आ गया कि कनाडाई पुलिस ने दावा कर दिया कि हरदीप निज्जर कांड में भारतीय अधिकारियों की कोई भी भूमिका, कोई भी सबूत अब तक हाथ नहीं लगे हैं। कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है जो ये प्रूफ कर दे कि इसमें भारत सम्मिलित है। बहुत बेहतरीन बड़ी अच्छी खबर थी दोस्तों, जो आपको बताना बहुत जरूरी था। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? लेकिन भारत पर झूठा आरोप लगाने के लिए आप जस्टिन ट्रूडो को क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप पहले से ही मानते थे कि इसमें भारत कभी भी शामिल हो ही नहीं सकता, भारत कभी भी किसी को आगे से छेड़ता ही नहीं है और वही चीज यहाँ भी हुआ है, तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों। अभी तक इस लाइक के बटन को नहीं दबाया है, नहीं प्रेस किया है तो 1 सेकंड भी नहीं लगना, अवश्य दबा दीजिएगा ताकि करारा जवाब मिल सके कनाडा के इस जस्टिन ट्रूडो को। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की अपील हुई फेल, दुनिया के सामने पीड़ित बनने का दाव क्यों हुआ बेअसर। दोस्तों, भारत के सिंधु जल संधि निलंबित करने के मुद्दे पर पाकिस्तान ने लगातार आक्रामक रुख दिखाया है। पाकिस्तानी नेताओं और सैन्य नेतृत्व ने भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप लगाया है और पानी रोकने पर युद्ध की गीदड़ भभकी दी है, यहाँ तक कि परमाणु अटैक की धमकी दी है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत को घेरने का प्रयास किया और कर भी रहा है। पाकिस्तान के पहले से बने पब्लिक रिलेशंस सिस्टम ने सिंधु जल संधि यानी IWT पर भारत के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसे भारत को दुनिया के सामने बदनाम करने में बहुत कामयाबी नहीं मिलेगी। जी हां, HT के मुताबिक हिंदुस्तान ने जलवायु संकट जैसे मुद्दों से जोड़ते हुए सिंधु संधि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास किया है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण जैसे तर्क अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति पाने के लिए हैं, खासकर ऐसे समय में जब पानी की सुरक्षा एक वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। पाकिस्तान इसे दक्षिण एशिया में पर्यावरणीय तबाही की तरह पेश कर रहा है। पाकिस्तान खुद को पीड़ित दिखाने और नदी के निचले इलाके की कमजोरी के तौर पर पेश करने में माहिर रहा है। उसकी इस रणनीति का ऐतिहासिक उदाहरण 1952 में मौजूद है, जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री जफरुल्लाह खान ने पानी बंटवारे के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में उठाया था। उन्होंने भारत पर बार बार सिंधु बेसिन का पानी बंद करने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान पानी के मुद्दे पर जो बातें 50 के दशक में कर रहा था वही अब भी कर रहा है। पाकिस्तान IWT को गलत तरीके से पेश कर रहा है। वो संधि के तहत मिले अधिकारों को संप्रभु अधिकारों के साथ मिलाकर दुनिया को गुमराह कर रहा है, लेकिन वो यही तो चाहता है। पाकिस्तान इसे छुपाता है कि इन नदियों का पानी उसे 1960 की संधि के कारण मिलता है, ना कि उसका अपना मालिकाना हक है। IWT को ध्यान से पढ़ने पर साफ पता चलता है कि यह संधि पानी के इस्तेमाल के बंटवारे के बारे में है। संधि ने भारत के इलाके में बहने वाली नदियों पर भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता बनाए रखी है, वहीं इसने उनके पानी के इस्तेमाल से जुड़ी संधि आधारित जिम्मेदारियां तय की है। ऐसे में मूल रूप से यह संधि दो संप्रभु देशों के बीच पानी के इस्तेमाल को खास प्रावधानों और प्रतिबंधों के साथ नियंत्रित करती है। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी तर्क दे रहा है भारत को लेकर, भारत के खिलाफ, सारे मंसूबे फेल होते दिखाई दे रहे हैं, सारी अपील फेल हो चुकी है। अगली खबर आपको बता दें,
कश्मीर में लश्कर को लगा बड़ा झटका। 4 दिन चले एनकाउंटर के बाद ढेर हुआ टॉप कमांडर जाकिर गनई। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 दिन तक चले लंबे ऑपरेशन के बाद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर जाकिर गनई को मार गिराया गया। सुरक्षा एजेंसियां इसे घाटी में सक्रिय आतंकी नेटवर्क के लिए बड़ा झटका मान रही हैं। जानकारी के अनुसार खुफिया इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि एनकाउंटर वाली जगह से गोली चलने की आवाजें सुनाई दी, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई है। बाद में मारे गए आतंकवादी, जिसकी पहचान जाकिर गनी के तौर पर हुई है, उसके शव के साथ कुछ हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिए गए हैं। वहीं आपको बता दें, पीओके में भारत से लग रही है गुहार। खैबर में सेना पर प्रहार, टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर क्या पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर वैश्विक मंचों पर खुद को एक पावर ब्रोकर और देश को निवेश के लिए सुरक्षित बताने में लगे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके कुछ उलट है। जुलाई 2026 तक आते आते पाकिस्तान कई मोर्चों पर एक साथ सुलग रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बड़े पैमाने पर जन विद्रोह भड़क उठा है। बलूचिस्तान में विद्रोह अपने चरम पर है और खैबर पख्तूनख्वा केपी में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में महंगाई, खाने का संकट और बुनियादी अधिकारों के हनन को लेकर आवाम का गुस्सा अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जाग के नेतृत्व में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों ने स्थानीय सरकार की नींव हिला दी है। 8 से 9 जून 2026 को पुंछ जिले के रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई भीषण झड़पों में कम से कम 11 लोगों की जान चली गई। हालात इतने खराब है कि कई जगह स्थानीय प्रदर्शनकारी खुलेआम भारत से हस्तक्षेप और मदद की गुहार लगाते देखे गए हैं। तो उधर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और विद्रोहियों के बीच का संघर्ष अब सीधे युद्ध का रूप ले चुका है, जहां लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को पाकिस्तानी रेंजर्स को मौत की नींद सुलाया जा रहा है और पाकिस्तान की सेना के चीफ आसिम मुनीर हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, क्योंकि पता है कि वो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। यानी हर तरीके से अब घिर चुका है पाकिस्तान, सिवाय टूटने के अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की हालत खराब है। ऊपर से ईरान अमेरिका का सीज फायर भी टूट चुका है। आखिर पाकिस्तान के ये हुक्मरान ध्यान दे तो किस पर ध्यान दे, अपने देश को बचाए या फिर इज्जत को बचाए। वहीं सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर आपको बता दें, भारतीय वायुसेना के खाते में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है, दर्ज हुई है। ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना ने चीन, जापान और पाकिस्तान जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष 6 में जगह बरकरार रखा है। अमेरिका और रशिया के बाद भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बनी हुई है। शीर्ष 10 की लिस्ट में अमेरिकी फोर्सेस का दबदबा है और उसकी 4 फोर्स लिस्ट में शामिल है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट बोले तो WDMA दुनिया भर में हवाई ताकत की स्थिति का पूरा ब्यौरा देते हुए ग्लोबल मिलिट्री एविएशन की खूबियों और कमियों का सामने लाती हैं। WDMA कई आंकड़ों को मिलाकर अपने रिपोर्ट तैयार करती है और इससे जुड़े रिसोर्सेज आधुनिक युद्ध में फोर्स की असलियत के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों, सामने आप ये टॉप 5 लिस्ट में अमेरिका की 4 फोर्सेज के साथ टोटल टॉप 10 की लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, जहां पर फोर्सेज के नाम है पहले से लेकर 10 तक और फिर TVR स्कोर कितना है आप बड़े अच्छे से देख पाएंगे। दोस्तों, जहां पर पहले पर है यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, फिर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, तीसरे पर रशियन एयरफोर्स, चौथे पर यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी, 5वें पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स, 6ठे पर है दोस्तों भारतीय एयरफोर्स, जी हाँ इंडियन एयरफोर्स, 7वें पर चीनी एयरफोर्स, 8वें पर जापानी एयरफोर्स, 9वें पर इजरायली एयरफोर्स और 10वें पर फ्रेंच एयरफोर्स। जी हाँ, यानी 6ठे नंबर पर इंडियन एयरफोर्स मौजूद है, जबकि चीनी एयरफोर्स से भी ऊपर है अपना भारत। ये बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन जानकारी है अपने भारत के लिए। अगर आप कभी भारतीय होने पर गर्व है तो मेरा भारत महान कमेंट में लिखना मत भूलिएगा और ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन इंडियन एयरफोर्स लिखना मत भूलिएगा कमेंट में भारी मात्रा में। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।